हेलो एवरीवन, दिस इज सी मेघा त्रिपाठी फ्रॉम कॉमर्स एस एंड मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ये छोटे से मोटे से प्यारे से कॉन्सेप्ट में, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपके सीए फाउंडेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बिजनेस लॉज के, जिसमें आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए, वो हम आपको रिवाइज कराएंगे। सो वेलकम टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्री हर रोज। चलिए, मैंने जो आज का टॉपिक लिया है आपके लिए वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है। सीए फाउंडेशन में एज यू आर अवेयर वी हैव 5 एक्ट्स, जिसमें कि सबसे लंबा चौड़ा है जो आपको बहुत थका डालता है, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो वो हम लास्ट में रखेंगे। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट करते चलेंगे, सो दैट इज एक महीने में जैसे ही आपके एग्जाम्स आते हैं आप धीरे से आराम से हौले हौले से अपना सारा कोर्स रिवाइज कर लो और आपको पता भी न चले। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एलएलपी एक्ट 2008। सो वेलकम फॉर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलिए, सो एलएलपी ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेने का कि भाई ये मैं तो मैम पढ़ा होना चाहिए तभी मैं रिवाइज कर पाऊंगा, या फिर मैम हम लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं, हमें टाइम नहीं मिला। आपको पता है कोरोना में हम कितने बिजी चल रहे थे तो हम रिवाइज नहीं कर पाए। इसीलिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो में अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है, अगर कोई रिवाइज करना चाहता है ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है, और अगर कोई सीए देने की सोच रहा है या फिर एलएलपी एक्ट उसको बीकॉम एमकॉम या कहीं और पे भी सिलेबस में आता है, तो अगर वो मेरा वीडियो देखेगा तो उसके लिए भी ये सब सुपर बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो टू स्टार्ट विद एलएलपी, आज का हमारा जो ये वीडियो है दैट विल कवर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, जिसमें मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई एलएलपी एक्ट 2008 आया कहाँ से, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति की गई और क्यों ये हमारे लिए एक बर्डन बढ़ गया, क्योंकि हमें तो इसको बिजनेस लॉज में पढ़ना पड़ गया। अगर ये नहीं आता तो एक एक्ट हमारा कम हो जाता, बट बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक्ट आया है, जितना छोटा इसका नाम है उतना ही छोटा ये कॉन्सेप्ट है और इजीली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप सीए फाउंडेशन की बात करो तो आपको ये 5 से ज़्यादा 10 आज तक आया नहीं गया है। 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा आपको, और वो क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, जिसमें एलएलपी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है। तो हमें एलएलपी इस तरीके से तैयार करना है कि जो वो 5 मार्क्स हैं, वो 5 मार्क्स आपको आपके एग्रीगेट में पास करवा सकता है, आपको 40 दिलवा सकता है। तो इसीलिए एलएलपी एक्ट को सिंसियरली पढ़िए, उसको छोड़िए मत, और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मेरे साथ रिवाइज करके वो 5 मार्क्स प्राप्त करिए। ओके, चलिए, सो हम पढ़ेंगे एलएलपी एक्ट 2008, देन हम देखेंगे उसके सेलिएंट फीचर्स कि भाई क्या फीचर्स हैं एलएलपी के, एलएलपी आया क्यों, देन हम उसका मीनिंग समझेंगे एंड देन देखेंगे उसके एडवांटेजेस। तो ये जो वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ दैट वुड बी इन 3 to 4 पार्ट्स, जिसमें मैं छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी, जिसमें पार्ट 1 में मैं आपको इंट्रोडक्शन एंड एडवांटेजेस कवर करने वाली हूँ। उसके बाद आएगा हमारा पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, और पार्टनर्स के अगर जो रिलेशनशिप्स रहने चाहिए, जो पार्टनर्स बन सकते हैं एलएलपी के, वो क्या रहेगा। एंड देन पार्ट 3 रहेगा, जो पार्ट 3 आपको बताएगा कि अगर हम किसी और अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एलएलपी को कंपेयर करते हैं, सो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो इन 3 पार्ट्स में मैं आपको पूरा एलएलपी एक्ट 2008 कवर करा के देने वाली हूँ। सो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा गाइस, एजेंडा इज एजेंडा इज कंप्लीटिंग द इंट्रोडक्शन, कंप्लीटिंग द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये सारी चीजें, ये जो मैंने एक क्लिप लिया हुआ है ना, ये आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल से लिया हुआ है। बेटा एजेंडा ये है हमारा कि हमें जो स्टडी मैट दिया है इंस्टीट्यूट का, उसमें एक चीज नहीं छोड़नी है। अगर कुछ भी चीज छूटी, वही इंस्टीट्यूट आपसे एग्जाम में पूछ डालता है और आप उस तरीके से फिर रोने लगेंगे, उस तरीके से फिर उसमें अफसोस जताएंगे कि क्यों मैंने एलएलपी एक्ट ऊपर से पढ़ लिया और मैंने बीच की जो चीजें थी वो स्किप कर दी। तो इसीलिए ये वीडियोस, मेरे 3-4 वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो इंस्टीट्यूट की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जिसके साथ आपको क्वेश्चंस
आ सकते हैं वो मैंने कवर किए हैं और वो आपके रिवाइज होंगे, आप यहाँ पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा एंड आप वो स्कोर इजीली कर पाओगे। ठीक है, सो ये जो है ये हमें आज कवर करना है। अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि भाई एलएलपी एक्ट जो आया वो आया क्यों, व्हाट वाज द नीड। तो सबसे पहले हम चलते हैं पुराने ज़माने में जब एलएलपी करके कोई नाम जानता ही नहीं था। तो जब एलएलपी जब कुछ था ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था, तो कौन कौन से बिजनेस फॉर्म्स होते थे। कोई बोलेगा कि मैम लोग प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते थे, कोई बोलेगा मैम हम पार्टनरशिप फॉर्म के लोग पार्टनर्स बन जाते थे, मैम हम तो बड़े लोग हैं हम तो सीधे कंपनी फॉर्म करेंगे या जॉइंट वेंचर करेंगे। इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स रहते थे, बिजनेस रहते थे जो लोग किया करते थे। ठीक है, अब हुआ क्या, इशू क्या आया, इशू आया ये। फॉर एग्जाम्पल ये है मिस्टर नटवर लाल, ओके, ये है मिस्टर नटवर लाल एंड नटवर लाल जी को क्या करना था, नटवर लाल जी को करना था बिजनेस। ओके, अब ये थे जो थोड़े चंट बुद्धि के, इनने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा के क्या सोचा बच्चों कि यार मैं ना अकेले तो नहीं करने वाला, क्योंकि मैं काम कराना चाहता हूँ, मुझे काम करना नहीं है, तो मुझे तो क्या लोगों की ज़रूरत है। अब लोगों की ज़रूरत है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उनको क्या दिखा कि भाई मैं पार्टनरशिप कर लूँगा और पार्टनर्स की तरह खुद तो बैठ के स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा या फिर काम करवाऊंगा, बाकी लोग काम करेंगे जिस तरीके से होगा, वर्किंग पार्टनर जो भी उन लोगों का डिसाइडेड रहेगा उस तरीके से। ठीक है, तो इनने क्या किया, इनने सोचा कि वेरी नाइस, मैं एक पार्टनरशिप में एंटर हो जाता हूँ और एंटर होने के बाद उन लोगों ने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। बिजनेस सेटअप करने के बाद जैसे ही उनका बिजनेस चला, एक साल बाद कोरोना जी आ गए, वो पधार चुके थे, तो उसके कारण क्या हुआ, उनका जो बिजनेस था वो रुक गया, उनका जो बिजनेस था वो बंद हो गया बिकॉज लॉकडाउन लग चुका था। तो अब क्या हुआ, जो मिस्टर नटवर लाल थे he was very afraid because उनने बहुत सारा कर्जा लेके रखा था and they were thinking, वो all the partners were thinking कि भाई वो बिजनेस के सेल्स बढ़ाएंगे और उस तरीके से अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे, बट वो तो होना नहीं था। दिक्कत क्या आ गई, अब उनके पास पैसा नहीं था और क्रेडिटर्स खड़े थे दरवाजे पे और उनसे पूछ रहे थे कि भाई हमारा पैसा लेकर आओ। ठीक है, जहाँ पे उन्हें दुकान लेके रखी थी वो दुकान भी रेंट पे थी, लैंडलॉर्ड खड़ा था उनके सर पे और बोल रहा था मुझे मेरा रेंट दो। अब क्या करें, कहीं से पैसा नहीं लाना है। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे आपको पैसा पे ऑफ करें। तो जस्ट बिकॉज वो एक पार्टनरशिप फर्म था, तो दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत हो गई कि उनके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, जो नटवर लाल का आलिशान कोठी थी, उनके कोठी थी उनके घर के, उनके मोहल्ले में, वहाँ तक वो क्रेडिटर्स पहुँच गए और उन्हें बोला कि अगर आप हमें इससे पैसा नहीं दे सकते हो तो आप हमको उससे पैसा दिलवाओ, घर बेचो अपना या फिर घर के एसेट्स बेचो। तो क्या हुआ, नटवर लाल जी को आ गया पसीना और उनने बोला ओ गॉड दे आर गोइंग टू टेक अवे माय बिलोंगिंग्स बिकॉज ये तो मेरी पूंजी है, ये चीज़ें वो ले लेंगे। तो उसके कारण क्या दिक्कत आ गई, जो पार्टनर था फर्म में मिस्टर नटवर लाल को ये चीज़ पता पड़ी कि उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसका क्या मतलब हो गया, मतलब जिस दिन आपके फर्म में पैसा खत्म हो गया और आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बचे हैं, पेंडिंग हैं, ड्यू हैं, तो सामने वाला थर्ड पार्टी आपके पर्सनल एसेट्स पे अपना कब्जा जमा सकता है, वो आपसे अपने पर्सनल एसेट्स के थ्रू अपनी रिकवरी करवा सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया था। जैसे तैसे वो मामला निपटा और निपटा के मिस्टर नटवर लाल ने सोचा भाई कान पकड़े मैंने, अब तो मुझे फर्म में पढ़ना नहीं है, अब अपन थोड़ा बड़ा सोचेंगे और ऐसे किसी फर्म में घुसेंगे, ऐसे किसी बिजनेस में घुसेंगे जिसमें भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट ना हो, ताकि कम से कम मेरा घर है जो मेरी, अब उनका जो कोठी था वो क्या छोटी सी हट बन चुका था, 2 कमरे का मकान बन चुका था। तो उन्होंने सोचा चलो हम मकान तो अपना सेव करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। तो उसके लिए हमने क्या बोला, अब मैं कोई ऐसा बिजनेस करूंगा जिसमें मुझे अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट फेस ही ना करना पड़े, मेरी जो लाइबिलिटी हो दैट शुड बी लिमिटेड और मैं सेफ प्ले करूँ, ताकि अगर कभी आगे बिजनेस में दिक्कत आई तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं सेफ हो जाऊंगा। ठीक है, मेरे पर्सनल बिलोंगिंग्स पे बात नहीं आएगी। वेरी नाइस। तो उनके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आया, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया कि चलो भाई एक काम करते हैं, अपन कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, कंपनी में शेयर होल्डर बन जाते हैं, एक प्राइवेट कंपनी बना ली हमने, लिमिटेड लाइबिलिटी थी उनकी, सब चीज़ें आराम से चल रही थी। अब जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ती, बिजनेस को
क्योंकि लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगता, थोड़ा बहुत काम होता भी तो क्या हो जाता, उनके सीए का कॉल आ जाता, उनके सीएस का कॉल आ जाता कि सर आपको ये कंप्लायंस करना है, सर आपकी इसकी डेट आ गई है, आपको इसकी फाइल भरनी है। एमसीए से इतने सारे फॉर्म्स की पेंडेंसी रहती थी क्योंकि वो कंपनी थी, तो कंपनी को भाई DIR, कंपनी को अपना KYC, एनुअल रिटर्न फाइलिंग, वो सारी चीज़ें करवानी पड़ती थी। कंपनी के लिए ऑडिट भी कंपलसरी था, उसको वो भी करवाना पड़ता था। तो अब नटवरलाल जी फिर एकदम सकते में, वो सोचते कि यार अब मैं क्या करूं, पहले मुश्किल से मैंने बचा था, यहाँ पर तो इनडायरेक्टली मेरा गला पकड़ा जा रहा है। मतलब क्या, मुझे कंप्लायंस बता दिए जा रहे हैं, इतने सारे कंप्लायंस करने हैं मुझे, मैं बच ही नहीं सकता। एक इंसान, एक भला इंसान बिजनेस आखिर करे कैसे? तो नटवरलाल जी बड़े टेंशन में थे। नटवरलाल जी की टेंशन देख के उन्होंने ये सोच लिया अब मुझे बिजनेस करना ही नहीं है, और वो अपना सर पकड़ के बैठ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब फर्म खोल लिया तब उनके पुराने, उनका दिवाला निकल गया, उनके जो असेट्स थे, पर्सनल असेट्स थे, वो भी बिक गए। और जब उन्होंने कंपनी बनाई तो कंप्लायंस कॉस्ट इतना ज़्यादा था कि पैसे हैं ही नहीं, कंप्लायंस कॉस्ट करें कैसे? वो एक तरीके से इनडायरेक्ट उनको मार पड़ गई। ठीक है, तो इसलिए वो सर उठा के सब चल नहीं पा रहे थे और वो सर पकड़ के बैठ गए। अब बच्चों, ये जो चीज़ आती थी ना, ये सिर्फ मिस्टर नटवरलाल के साथ नहीं थी, ये इस हिंदुस्तान के बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ थी, प्रोफेशनल्स के साथ थी, जो बिजनेस करना चाहते थे, जो अपने लिए कुछ आइडेंटिटी, अपनी स्पेसिफिक एंटिटी बनाना चाहते थे, बट ड्यू टू अनलिमिटेड लायबिलिटी, ड्यू टू हायर कंप्लायंस, वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए आया उनको, उनका सेवियर उनको बचाने के लिए आया LLP कॉन्सेप्ट। LLP कॉन्सेप्ट क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब इन्हें क्या किया, इन्हें बोला कि चलो ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसमें हम जो वहां पर आप दुखी थे ना, आपके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, हम उसको कर देंगे लिमिटेड। ठीक है, हम उसको कर देंगे लिमिटेड। एक मिनट, हाँ 1 सेकेंड, थोड़ा सा हिल जुल जाता है ये। हाँ, अभी प्राइवेट कंपनी थी तो फर्म से उनको क्या सेंस मिल गया कि उनकी पार्टनरशिप हो गई। पार्टनरशिप हो गई मतलब यहाँ पर कंप्लायंस बहुत कम, एक मिनट मैं जरा पेन ऐसा ले लूं जो आपको दिखे, आई थिंक ये दिख रहा होगा ना। हाँ, लो कंप्लायंस था, ठीक है, आलतू फालतू के ऑडिट्स नहीं थे, आलतू फालतू की चीजें नहीं थी, फॉर्म्स नहीं भर रहे थे, सिंपल सादा सा काम था पार्टनरशिप फर्म का। तो उसका एक एसेंस ले लिया कि कंप्लायंस कॉस्ट कम लगना था। और प्राइवेट कंपनी से उन्हें क्या बेनिफिट लिया? लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या हुआ, जो उनके घर बार के असेट्स थे, जो उनके पर्सनल असेट्स थे, उनको सेल करने की नौबत नहीं आती। इन दोनों से कुछ कुछ अच्छी चीज़ें निकाली और उन अच्छी चीज़ को निकाल के अच्छे से ब्लेंड किया मिक्सी में, अच्छे से उनको उसमें ना मिल्क शेक बनाया, और वो जो मिल्क शेक बना दैट वाज LLP, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्यों आया, ये आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि व्हाट वाज द नीड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब गाइस, you all are gonna be the CAs, okay? Now you have to understand, because अगर आप इसका नीड नहीं समझोगे तो आगे जाके when you will be professionals, you will be in practice or you will be consulting someone, किसी को अपनी कंसल्टेंसी दे रहे होगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हें उसको कब बताना है कि उसके लिए LLP सही है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तो सिर्फ 5 मार्क के लिए पढ़ के गए थे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है कि वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि LLP कॉन्सेप्ट क्यों आया, ठीक है, why we are studying LLP. Now, to move further, let's move on to the history of LLP, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि एक्चुअली LLP कब आया। अब LLP कब आया? LLP आया जो था that was 12 December 2008, एंड प्रेसिडेंट ने उस पर अपनी मोहर लगाई और उसने बिल पास कर दिया, और बिल पास करके वो एक्ट बन गया, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एंड उसमें कुछ सेक्शंस थे, कुछ सब सेक्शंस थे, और उसके जो सेक्शंस थे वो एनफोर्स कब हुए? 31 मार्च 2009। नाउ मैम आप ये क्यों बता रही हैं रिवीजन में? बेटा मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभार स्ट्रेट फॉरवर्डली इंस्टीट्यूट आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन वाज LLP इम्प्लीमेंटेड या व्हेन वाज इट केम इनटू फोर्स, ठीक है। सो यू शुड नो दीज डेट्स कि भाई एनफोर्स हुआ है इतने टाइम पे, और जब इसको मोहर लगाई गई वो मोहर की डेट थी 12 दिसंबर 2008, ठीक है। चलो अब आगे
आगे समझते हैं, जो हमने आपको नटवरलाल जी की स्टोरी बताई, उसके कारण कुछ नीड जनरेट हुई थी और वो नीड क्या थी वो हम समझते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला नीड फॉर LLPs। व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर LLPs? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत क्या थी? हायर कंप्लायंस कॉस्ट। ठीक है, जो भी था फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परमिट्स इंडिविजुअल पार्टनर्स टू बी इंसुलेटेड, जॉइंट एंड सीवियर जो लाइबिलिटी उनकी थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, वो धीरे धीरे करके उन्हें लिमिटेड कर दी थी। एक ये कॉन्सेप्ट था। और दूसरा क्या था? LLP ने कितनी लिमिटेड की थी? जितना वो अपना अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, उस अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन तक ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी। उसके आगे अगर कोई भी लॉस LLP फेस करती है तो वो LLP का ही लॉस रहेगा, वो पार्टनर का पर्सनल लॉस नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये एक बेनिफिट था। और LLP जस्ट बिकॉज इट वाज नॉट रिजिड, तो उसमें उसने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी थी। तो दैट इज व्हाई फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, ठीक है, जॉइंट एंड सेवरली लिमिटेड लाइबिलिटी के कारण, एंड जो लाइबिलिटी थी दैट लाइबिलिटी वाज अप टिल अग्रीड कंट्रीब्यूशन के कारण LLP एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि जो ये LLP है भाई, इस LLP के बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। सो LLP जो है बड़ा सिंपल सा, प्यारा सा, छोटा सा एक्ट है, एंड उसमें जो इनके माई बाप हैं दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, सॉरी आई थिंक वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC एंड MCA इनके माई बाप हैं, जो LLP एक्ट के रेगुलेशंस को अच्छे से रेगुलेट करते हैं। जो भी LLPs इंडिया में है उनको वो एडमिनिस्टर करते हैं, मैनेज करते हैं, उसके कंप्लायंस चेक करते हैं। ठीक है, सो ये जो है ये सिर्फ कंपनी के लिए एप्लीकेबल हुआ करता था, बट जस्ट बिकॉज LLP में एक फ्लेवर प्राइवेट कंपनी का भी होता है, इसीलिए इसको जो एडमिनिस्टर कर रहा है दैट इज ROC एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, बट अगर हम देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये अथॉरिटी रहती है कि वो नए रूल्स बना सकती है LLP के, और नए तरीके से ऑफिशियल गैजेट में अलग अलग नोटिफिकेशन निकाल सकती है जिसमें LLP के अमेंडमेंट्स आ सके या LLP को और इम्प्रोवाइज किया जा सके। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज दैट अथॉरिटी, बट जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो LLP से कोसों दूर रहता है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को बोला है कि भाई तुम फर्म्स देखो, हम देख लेंगे, LLP छोटा है, हमारा ही बच्चा है, तो ROC और MCA ने बोला कि हम उसको कर लेंगे, हम देख लेंगे, तुम हमसे दूर रहना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो LLP पे एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ फर्म्स पे एप्लीकेबल है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल टू द LLPs इन इंडिया। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से LLP बनाया गया है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आप अपने आप को देखते हो, ये तो मेरा बार बार उड़ जाता है यार, इन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तुम ये रहना। ओके, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका फेस है, ठीक है, तो LLP का जो फेस है वो फिर चला गया, हाँ, नाउ ऑल कूल। ठीक है, LLP का जो फेस है दैट इज द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल बताता है LLP के इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स, LLP में जो पार्टनरशिप्स हैं, जो पार्टनर्स हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्या लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। ठीक है, देन आता है सेकंड शेड्यूल दैट इज द मिडिल पार्ट। अब जो मिडिल पार्ट है दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ अ फर्म। अब कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसके टाइम पे LLP का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब वो बैठ के रो रहा है कि अरे यार मैंने तो फर्म बना लिया है, मुझे LLP चाहिए था, मैं क्या करूं। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, तू रो मत यार, तू कन्वर्ट करा ले अपने फर्म को LLP में। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, जितने प्रोविजंस हैं कि आप किसी पार्टनरशिप फर्म को LLP में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो दिए हुए हैं सेकेंड शेड्यूल में। ठीक है, देन लेट्स कम टू द थर्ड शेड्यूल जिसमें बताता है वही सेम पार्ट, कंपनी में हायर कंप्लायंस कॉस्ट है, हम लोग बहुत ही ऊपर बैठ गए, कमा कुछ पा नहीं रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो अगर कंपनी को कन्वर्ट करना है LLP में तो वो थर्ड शेड्यूल में जो प्रोविजंस दिए हैं, सेक्शंस दिए हैं, उसको फॉलो करेंगे। और बाकी जो कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी अगर कन्वर्जन हो तो वो फोर्थ
शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। तो आपके लिए फॉर सीए फाउंडेशन ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एंड ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल आपको बाय हार्ट होना चाहिए एंड वी विल ट्राई टू कवर दीज थिंग्स कि आपको मैं समझा सकूं कि फर्म से एलएलपी कैसे कन्वर्ट होगा एंड प्राइवेट कंपनी से एलएलपी कैसे कन्वर्ट होगा, वो हम अपने आगे वाले वीडियोस में जरूर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो शेड्यूल दिया हुआ है आपको, ये शेड्यूल आपको बताता है कि आप ऐसे एलएलपी पढ़ोगे, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एलएलपी की डेफिनेशन पूछ ली गई, व्हाट इज एन एलएलपी, जस्ट डिफाइन एलएलपी, तो आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सारी डेफिनेशंस हर एक एक्ट में डेफिनेशंस कहाँ दी रहती हैं, सेक्शन 2 में, ठीक है। सारी डेफिनेशंस कहाँ दी रहती है, सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 में दिया हुआ है एलएलपी का डेफिनेशन, जो कि कहता है कि पार्टनरशिप है एक जो कि फॉर्म हुई है इस एक्ट में। बहुत ही अच्छी बात कह दी, हमें तो पता ही नहीं था। अगर ये लोग नहीं बताते तो हमें तो पता ही नहीं पड़ता कि एलएलपी एक्ट में जो पार्टनरशिप रजिस्टर हुई है वो एलएलपी है, ठीक है। सो द अबव डेफिनेशन डज नॉट एक्सप्लेन द सब्सटेंस। अब उन्हें वो भी पता पड़ा, गलती तो वो कर चुके थे, उनने से क्या लिखा था कि जो चीज रजिस्टर है हमारे एक्ट में उसको हम एलएलपी मान लेंगे। अब भाई बताओ तो कि क्या रजिस्टर्ड होना चाहिए, कैसे रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो इसीलिए वो गलती सुधारते हुए उन्हें सेक्शन 3 में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड डेफिनेशन दी एलएलपी की, जिसमें लिखा था A limited liability partnership is a body corporate। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक स्पेसिफिक एंटिटी है जिसमें आर्टिफिशियल पर्सन की तरह भावनाएं होती हैं, मतलब नेचुरल भावनाएं छोड़ के सारी भावनाएं इसकी आर्टिफिशियल हैं, और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाता है जिसमें परपेचुअल सक्सेशन का एक बेनिफिट होता है, उसकी खुद की सील होती है और उसको लिमिटेड लायबिलिटी दी जाती है, ठीक है। ये सारे फीचर्स जो हम आगे पढ़ेंगे, यही डेफिनेशन में आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपको दिया हुआ है सेक्शन 3 में, ठीक है। सो सेक्शन 3 में क्या दिया है कि भाई एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है और लिमिटेड लायबिलिटी वाला ये बच्चा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एलएलपी में ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ एलएलपीज, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये एलएलपीज का एडवांटेजेस भी है, एडवांटेजेस आर वेरी इजी, वो मैं आपको यूं बता दूंगी ना, आप समझ जाओगे। बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ एलएलपी। अब भाई क्या है एलएलपी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो एलएलपी है ना, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी एंटिटी कहलाती है बिकॉज इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसका खुद का आइडेंटिटी है। खुद का आइडेंटिटी कैसे है, इसका खुद का आइडेंटिटी ऐसा है कि इसके जो जितने भी कारनामे हैं, जो भी अफेयर्स हैं, उसको हम केस कर सकते हैं, उस पर केस मतलब स्यू, ओके। इट कैन बी, हम केस कर भी सकते हैं और हम पर केस हो भी सकता है, एंड इट कैन बी स्यूड बिकॉज ये अपने नाम से एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है, उसकी एक सेपरेट लॉ में लीगल एंटिटी दी जाती है, ठीक है। पर्सनल लायबिलिटी, नाउ व्हाट इज पर्सनल लायबिलिटी? पार्टनर जो है, इसमें जो भी पार्टनर बनेंगे बेटा, दैट पार्टनर दे आर नॉट पर्सनली लायबल एज इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। सो दे आर लायबल ओनली टिल देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन। जो भी उन्हें अग्रीड कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है एलएलपी एग्रीमेंट में, ओनली वो उस तक ही लिमिटेडली लायबल रहेंगे, उसके आगे नहीं, ठीक है। चलो ये कुछ पॉइंट्स थे। देन आते हैं एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। भाई अगर मेरा पार्टनर ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, मैं उससे बड़ा दुखी हूँ, तो मुझे रोने की ज़रूरत नहीं अगर मैं एलएलपी में हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो जो वो कर रहा है ना, तो उसके कारण मेरी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, ना मुझे कोई मेरा गला पकड़ेगा, ना मुझे कोई पर्सनली लायबल करेगा। बिकॉज जो एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप मेरी रहेगी, जो एजेंट पर्सन रिलेशनशिप मेरी रहेगी, दैट वुड बी ओनली कंसर्न विद द एलएलपी। मतलब एलएलपी और पार्टनर की एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप रहेगी। आपस में जो पार्टनर्स हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। तो अगर कोई और बंदा जिसके मिसकंडक्ट के कारण एक एलएलपी पे दिक्कत आ रही है, तो दूसरा पर्सन
पार्टनर उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। ऐसे आएगा परपेचुअल सक्सेशन, अगर तुम मर गए, रिटायर हो गए, तब भी एलएलपी चलता जाएगा। टैक्स में आपको एक लिमिट दी गई है कि आपको तभी टैक्स कराना है, ऑडिट कराना है, ठीक है, ऑडिट भी कराना है, टैक्स के भी रिटर्न्स भरने हैं, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं दिया है, क्योंकि ये क्या है, एक पार्टनरशिप की तरह ट्रीट किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो पार्टनरशिप में सिर्फ 30% स्लैब रेट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, उनको रिटर्न भरना है, उनके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स भी एप्लीकेबल हैं, तो वो सारा फायदा एलएलपी को मिल सकता है, ठीक है। देन बिजनेस व्यू पॉइंट, अब भाई अगर एलएलपी बना रहे हो ना, तो यहाँ पर चैरिटी करना मत आना, यहाँ पे चंदा इकट्ठा करने मत आना, यहाँ पे कोई भी ऐसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने मत आना, क्योंकि एलएलपी जो है वो सिर्फ परमिट करता है लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। जब तक आप प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप एलएलपी नहीं बना सकते, ठीक है। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगर हम इन शॉर्ट ध्यान रखें कि भाई व्हाट आर द पॉइंट्स विच वी शुड कीप इन माइंड, जिसमें हमें पता पड़ जाए कि एलएलपी के क्या फीचर्स होते हैं, एलएलपी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो दैट इज वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसका परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कोई भी पार्टनर रिटायर हो, किसी की डेथ हो, कोई मेंटल इनकेपेबिलिटी पे चला जाए, तब भी एलएलपी का जो एग्जिस्टेंस है वो बरकरार रहेगा। उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इट कैन बी स्यूड एंड इट कैन स्यू अदर्स फॉर सर्टेन अनफुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट्स ऑफ एलएलपी, जो पार्टनर्स हैं वो एलएलपी के एजेंट्स हैं, प्रिंसिपल जो है वो एलएलपी है, मतलब वो उसके नाम पे एलएलपी ही सिर्फ जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसके पार्टनर्स उससे दूर रहेंगे, पर्सनल लायबल नहीं रहेंगे, ठीक है। भाई जो बनता है दैट इज अग्रीमेंट, जैसे पार्टनरशिप डीड बनती है, ऐसी एलएलपी अग्रीमेंट में बनता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ये देख सुन बोल नहीं सकता, बट ये बाकी सारी चीजें कर सकता है, दैट इज ये किसी पे केस कर सकता है, ये साइन कर सकता है अपने कॉमन सील के थ्रू। कॉमन सील के थ्रू मतलब जरूरी नहीं है कि वो कॉमन सील के थ्रू ही साइन करे, मैंडेटरी नहीं किया गया है कि एलएलपी के पास कॉमन सील होनी ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर वो चाहता है तो वो कॉमन सील अपना मेंटेन कर सकता है। देन लिमिटेड लायबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, जो मैनेजमेंट है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो रहते हैं वो ही बिजनेस को मैनेज करेंगे। ये सिर्फ जो बनेगी दैट वुड बी ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, नॉट फॉर नॉन इकोनॉमिक और सोशल बिजनेस। जहां पर आपको नॉन प्रॉफिट के लिए अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हो तो आप एलएलपी बनाने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। पार्टनर्स मिनिमम होने चाहिए 2 एंड मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी पार्टनर्स रख सकते हो। मैक्सिमम 2 पार्टनर से एलएलपी बनेगी एंड उसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में भी रखा गया है कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो भी मिनिमम एलएलपी में 2 होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अगर कोई कराएगा तो दैट वुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं, कंप्लायंस एंड ऑल, वो एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से आपको कवर करना है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं कि जैसे एलएलपी आया, एलएलपी अपने साथ बहुत सारी खुशियां लाया और वो हम लोग को कुछ एडवांटेजेस देके गया। अब वो क्या एडवांटेजेस है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू दैट आई विल नॉट स्किप एनीथिंग गिवन इन योर स्टडी मैट, इसलिए मैं ये टॉपिक भी कवर कर रही हूँ। दैट इज कि इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन अग्रीमेंट। अग्रीमेट होना चाहिए, जो अग्रीमेंट होता है जब सब सारी चीजें लिखी होती हैं तो सारी चीजें बहुत बढ़िया होती हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, इजीली फॉर्म हो जाता है, सारे जो पार्टनर्स हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय करते हैं, बहुत हंसी खुशी रहते हैं, आपस में लड़ते नहीं हैं और किसी का भी दिवाला नहीं निकलता, क्योंकि सबकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इट हैज अ फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट इज इजी टू डिसॉल्व, जैसे ही बनती है वैसे ही डिसॉल्व होती है। Okay, so this was the part 1 of LLP introduction. So अब जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ that is the RTP question, जो आपको दिमाग में रखना है कि भाई जो questions आएंगे ना, हम concept पढ़ चुके हैं, but जो question आएगा वो question ऐसा आएगा। तो ये RTP का अभी लेटेस्ट RTP का मैंने क्वेश्चन लिया था, जिसमें पूछा गया था कि what do you mean by designated partner and whether it is mandatory to appoint a designated partner in a LLP। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब जो पार्टनर्स अपन अभी देख रहे थे कि मिनिमम 2 होना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी 2 होना चाहिए, उनकी कैसी क्या लायबिलिटी रहती है, उनकी एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप रहती है, वो सारी चीजें आपको इसमें लिख देना है। और ये क्वेश्चन, सिर्फ ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था बच्चों, तो इसीलिए मैं आपको
बता रही हूँ, LLP आपके लिए एक बोनस है, क्योंकि जितना इजी है उतनी इजीली आपको एग्जाम में मार्क्स भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलो सो आज यही रुकते हैं, नेक्स्ट फिर से मिलेंगे और आगे देखेंगे कि भाई LLP बनाते कैसे हैं, उनकी पार्टनर्स की रिलेशनशिप कैसी होती है। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स एस। थैंक यू।